इतना बड़ा जो है प्रोटेस्ट वहां पर मौजूद था मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। टेक्सटाइल वर्कर्स की तरफ से एक मैसिव प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर किया जा रहा है, जिसके तहत एक वर्कर की वहां पर मौत की भी खबरें सामने आ रही है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की जो आवाम है वो मोहम्मद यूनुस के साथ नहीं है। यानी कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद अब इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियलिस्ट क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है। आप किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे इनको वाकई और आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। जो सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है वो बड़ी तशवीशनाक है। जब से शेख हसीना चली गई हैं बांग्लादेश से, तो यहाँ से इनकी जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि सर बांग्लादेश यतीम हो गया, इंडिया ने हाथ उठा लिया उनके सर से। अब तीन तरफ से बांग्लादेश इंडिया के साथ मिलता है। 3 साइड्स तो आप समझ लें कि इंडिया से मिलती हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश और इंडिया। और इसी इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की तरफ से ये भारी प्रोटेस्ट बांग्लादेश के अंदर चल रहा है। बांग्लादेश की इस वक्त जितनी भी इकोनॉमी है और जितनी भी उनकी आप समझ लें स्टेबिलिटी है, वो सब की सब डिपेंड करती है इंडिया पर। वो सोर्स ढूंढने चाहिए जिससे ये इंडिया से माफी मांग के ये सब रफा दफा कर लें। अभी भी मौका है, अभी भी कुछ नहीं हुआ, नहीं तो फिर ऐसे होगा इंडिया का कुछ नहीं जाना, बांग्लादेश का कुछ रहना नहीं है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, बांग्लादेश के गारमेंट वर्कर्स ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दुनिया के सबसे बड़े वस्त्र उत्पादन केंद्रों में से एक बांग्लादेश हाल के सप्ताहों में व्यापक विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा है, जिसके कारण दर्जनों कारखाने बंद हो गए हैं और सभी ऑर्डर्स भारत को मिल गए हैं। इसी कारण बांग्लादेश के गारमेंट वर्कर्स बेरोजगार हो गए हैं और उन्होंने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बांग्लादेश में सोमवार को प्रदर्शनकारी श्रमिकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में एक श्रमिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और कम से कम 20 अन्य घायल हो गए, जिसके कारण कई कारखानों को बंद करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि यह अशांति तब भड़की जब सैकड़ों परिधान श्रमिकों ने उच्च वेतन और बेहतर कार्य स्थितियों की मांग को लेकर ढाका के बाहरी इलाकों अशुलिया में एक प्रमुख राजमार्ग को जाम कर दिया। श्रमिक ये मांग कर रहे थे कि उन्हें पहले जैसा वेतन नहीं मिल रहा। इतना बड़ा जो है प्रोटेस्ट वहां पर मौजूद था मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। और दूसरी जानिब अगर बात करें तो जो है अमित शाह इंडिया के होम मिनिस्टर ने भी बांग्लादेश को लेकर बहुत बड़ा बयानिया जो है सामने रखा है कि झारखंड में अगर बीजेपी आती है तो हम रोहिंग्या और बांग्लादेश के एक एक मुसलमान को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। सो इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की जो आवाम है वो मोहम्मद यूनुस के साथ नहीं है। जब से शेख हसीना चली गई हैं बांग्लादेश से, तो यहाँ से इनकी जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि जब से शेख हसीना थी तो इंडिया के जितने भी वो थे मईशती, उन्होंने हर चीज़ इनको मुहैया की थी। इंडिया इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था इनको, हर चीज़ वो इंडिया कर रही थी। लेकिन अब इंडिया ने 16 इम्पोर्टेंट चीजों पर बैन लगा दिया है, जिसमें चावल और प्याज भी शामिल है। क्या लगता है इंडिया के बगैर बांग्लादेश सरवाइव कर सकेगा? नो, मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी उनके यूज में चीजें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है, क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निज़ाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे इनको वाकई और आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। और ज़मीनी रास्ता भी इंडिया को जो लग रहा है, बांग्लादेश को लग रहा है, वो इंडिया ही गया है। मेरे हिसाब से इनको दोबारा वो कोई ना कोई सोर्स लगा के इनको सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अपना जहाँ से इनके खाने पीने का निज़ाम, जहाँ इनकी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, डीजल, जितने भी सोर्स हैं ना इंडिया के, अगर वो ये ख़त्म कर देंगे ये जाएंगे कहाँ गए? सर इन्हें सोचना चाहिए था ना, इंडिया से पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था कि हम किस मुल्क के साथ पंगा ले रहे हैं। हमारी रोजी रोटी जिस मुल्क की वजह से चलती है। अब आप देखें, आपने बात की कि ज़मीनी रास्ता सिर्फ इंडिया के साथ लगता है और इंडिया के अलावा किसी और मुल्क के साथ ये जो है वो लेन देन भी नहीं कर रहे ना चीज़ों का। अब आप देखें, सारी खाने पीने की चीज़ें इंडिया से आती थी, हेल्थ का निज़ाम इनको इंडिया ने दिया हुआ था, बिजली तक इन्हें इंडिया दे रहा था। आपको पता है 80 करोड़ डॉलर पे इनका जो है बिजली का बिल जमा हुआ पड़ा है। ऐसे ही है, तो ऊपर से अभी वो पुराना बिल तो पे नहीं हो रहा, ऊपर से इन्होंने नया पंगा ले लिया है। इनको ये चाहिए कि किसी तरीके से भी ना इंडिया के साथ सुलह करें
उनके, क्योंकि इनकी सबसे जो बड़ी सोर्स है डीजल है, ट्रांसपोर्ट इनकी बंद हो जाएगी, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और हेल्प करने वाला नहीं होगा। अभी आगे फ़लस्तीन के इशू चल रहे हैं, काफ़ी और कंट्रियों के इशू चल रहे हैं, लेकिन इनका इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये इशू को बड़ा खुद ही बना सकते हैं, खुद ही क्लोज कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये बांग्लादेश को है कि जो स्टूडेंट का आपकी हुकूमत का मामले हैं वो आपस में अपनी कंट्री में सॉल्व कर लें, और जो इंडिया के साथ पंगा ना लें, क्योंकि वो एक बड़ी सुपर कंट्री बन चुकी है, उसके साथ कोई पंगा लेगा तो, क्योंकि ये छोटे थोड़े सूबे हैं और इंडिया कहाँ पहुँच गया अभी तरक्की में। सर, इंडिया से इस तरह के मामलात करने से पहले एक बार सोच लेते कि इंडिया वाहिद मुल्क था जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है। जब ये मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तब भी इंडिया ने इनको सपोर्ट किया। इनके मुल्क को आज तक डेवलप करने में हमेशा इंडिया का एक अहम किरदार रहा है। अगर शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए इंडिया फरार हो गई हैं, इसमें इंडिया का क्या कसूर है? नहीं, इंडिया का कोई कसूर नहीं है, वो तो अपनी जान बचा के इंडिया में एंटर हुई है ना, क्योंकि अगर वो बांग्लादेश में रहती उनकी जान भी जा सकती थी। अगर इंडिया ने उसकी सपोर्ट की है तो ये इंडिया के साथ क्यों पंगा ले रहे हैं? क्योंकि देखें, अगर इनकी अपनी कंट्री का इशू था, वो इनके जो भी हुकूमत के निज़ाम है, इनको चाहिए था इंडिया के साथ ना पंगा लें, जो भी अपनी हुकूमत के साथ बात करें। स्टूडेंट का इशू था ज़्यादातर, तो वो अपनी हुकूमत से बात करते, लेकिन इनको हसीना से, एक हसीना की वजह से पूरे इंडिया में इनको पंगा नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि सर इनको लग रहा था कि जो हमारे मुल्क की गवर्नमेंट है वो प्रो इंडिया है, जो बाद में एंटी इंडिया हो गई। आपने देखा कि शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जाने के बाद इन्होंने हिंदू कम्युनिटी को वहाँ पे टारगेट किया, वहाँ पे खवातीन के गैंग रेप किए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, हिंदू कम्युनिटी के घरों को आग लगा दी, दुकानों को लूट मार की गई। कितने हिंदू अपनी जानें बचाने के लिए बॉर्डर पहुंच गए, लेकिन इंडिया ने भी उन्हें पनाह नहीं दी। उन्होंने कहा जी बातचीत करके मसलों का हल निकाला जाएगा। इस तरह से भागकर बॉर्डर क्रॉस करना मसले का हल नहीं है। नहीं, जो देखे ना, बाकी सारे जितने भी कंट्रियों को इशू होते हैं वो अलग है, लेकिन इंसानियत के नाते मजहब को बीच में नहीं लेके आना चाहिए कि ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये है। जो भी है, आपको इंसानियत के नाते उनकी वो उतना ही हक है बांग्लादेश पे। उससे पहले वो बांग्लादेशी हैं, वो हिंदू होने से पहले, मुसलमान होने से पहले, क्रिश्चियन होने से पहले बांग्लादेशी हैं। वो अपना मुल्क छोड़ के क्यों जाएं? उनका भी उतना हक है जितना हर बांग्लादेशी का हक बनता है बांग्लादेश में। क्योंकि देखें ना, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जितना मेरा पाकिस्तान है उतना आपका भी है, चाहे मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, जो भी हूँ। इस तरह उनका हक, जो हिंदू थे अभी, उनका भी बांग्लादेश में उतना ही हक है। तो ये मज़हब के नाम पे ऊपर ये उनके साथ ज्यादती करना, गैंग रेप करना, ये इंसानियत नहीं है। क्योंकि इनको एक मौका मिल गया था कि अभी पूरे बांग्लादेश में हलचल हो गई है, तो ये पहले ही गैंगें शुरू से बनी होती हैं, लेकिन ये मौके और मौका ढूंढते हैं कि अभी मौका ये बन गया है तो हम आगे अपना टारगेट कर देंगे मजहब के नाम पे। जो ये गैंगें होती हैं, ये तो शुरू में जो भी कंट्री हो इसमें कंट्रोल होना चाहिए। गैंगें ये नहीं कि ये जब ये इशू हुए तो तब बनी है, ये शुरू से गैंगें बनी होती हैं। मुझे तो ये लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर अब सर्वाइव नहीं कर सकता।